Hello students, today we are going to read chapter number 7 from 6th class history book and the title of the chapter is Ashoka the Emperor who gave up war। यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। किस वजह से छोड़ा था? इट वॉज़ बिकॉज ऑफ कलिंगा वॉर, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लडशेड देखा, तो इस वजह से उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। सो व्हाट हैपेंड इन हिज लाइफ वी विल रीड इन दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी बिग किंगडम। अशोक जो थे, उनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, इट इज़ कोल्ड एम्पायर, दैट्स वाई इट्स कोल्ड एम्पायर। ठीक है, अब सबसे पहले यू कैन सी द लॉ एंड कैपिटल पिक्चर हियर। अब यही इमेज आपको इंडिया के नोट्स, इंडिया के कॉइन्स जो हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कहाँ से लिया गया है? इट इज़ टेकन फ्रॉम पिलर एट सारनाथ। सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसमें क्या है? एक क्राउन जो बेस है उसके ऊपर 4 लॉयंस जो हैं दे आर स्टैंडिंग बैक टू बैक। यानी कि यहाँ पर आपको जब आप इस इमेज को देखते हैं तो आपको सिर्फ 3 लॉयंस दिखते हैं, 1 2 3, और 1 लॉयन इज़ एट द बैक। सो इस इमेज में यानी कि इस जो कार्विंग है इसमें कितने लॉयंस हैं? देयर आर 4 लॉयंस। और इसके सेंटर में आपको एक चक्र देखने को मिलता है। दिस इज़ कोल्ड अशोक चक्र। इसको बोला जाता है अशोक चक्र। और अशोक चक्र आपको कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया की फ्लैग में। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन इंडियाज़ फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी द इमेजेस ऑफ हॉर्स एंड अ बुल ऑन दिस सारनाथ पिलर। ठीक है, सो व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस वी विल रीड इन दिस चैप्टर। अशोका जो थे, ही वॉज अ ग्रेटेस्ट रूलर known in history, and on his instruction inscriptions were inscribed on pillars। अशोक जो थे वो जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे। कई महान राजाओं में उनका नाम लिया जाता है। और उन्होंने जो अपनी इंस्ट्रक्शंस होती थी, जो भी उनके आदेश होते थे, वो क्या करते थे? वो पिलर्स पर उसको लिखवाते थे। ठीक है, सो कई पिलर्स पर, कई रॉक सरफेस पर उनको लिखवाया जाता था। ठीक है, अब इन इंस्क्रिप्शन पर क्या लिखा हुआ है उससे जाने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि अशोक के जहाँ राज्य करता था तो उसको एम्पायर क्यों कहा गया है? वाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड एम्पायर? ठीक है, वी विल रीड इन दिस। द एम्पायर दैट किंग अशोका रूल्ड वॉज फॉर्म्ड बाय हिज ग्रैंडफादर। अब जिस साम्राज्य पर अशोक राज्य करते थे वो उनके ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज ग्रैंडफादर? चंद्रगुप्त मौर्य। और कब? मोर देन 2300 ईयर्स अगो। अब चंद्रगुप्त जो थे उनके साथ उनका जो साथी जो हुआ करता था, जो उनकी हेल्प करता था, ही वॉज चाणक्य, या फिर उनको क्या कहा जाता है? कौटिल्य। और इसी चाणक्य और या कौटिल्य ने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस टाइम का उसके बारे में लिखा गया था। सो अशोक जिस साम्राज्य पर रूल करता था दैट वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी चाणक्य, या जिसको हम कौटिल्य भी कह देते हैं। कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड है डायनेसिटी। डायनेसिटी क्या होता है? जब किसी साम्राज्य पर उसी जैसे राजा है उसी की फैमिली के मेंबर्स वन आफ्टर अनदर रूल करना शुरू कर देते हैं तो वो एक डायनेस्टी बन जाती है। ठीक है, व्हेन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड डायनेस्टी। ठीक है, सो यहाँ पर जिस डायनेस्टी की बात हो रही है दैट इज मौर्यस। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो इस एम्पायर को मौर्य एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट, जो अगर कहा जाए कि राजा कौन हुए हैं, तो देयर वर चंद्रगुप्त, बिंदुसार, एंड बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। सो 3 persons वर इम्पोर्टेंट: चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड
अशोका वर इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेसिटी. ठीक है. नाउ यू कैन सी दिस हाउ बिग द मौर्यन एम्पायर वॉज. देखिए यहाँ पर आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन में आपको क्या मौर्यन एम्पायर के इम्पोर्टेंट सिटीज़ और प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे. ठीक है. सो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर कौन थी? दिस इंक्लूडेड द कैपिटल. कैपिटल कौन सी होती थी मौर्यन एम्पायर की? पाटलिपुत्र. और फिर तक्षशिला और उज्जैन, ये भी क्या थे? इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस थे, इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी मौर्यन एम्पायर की. ठीक है. तक्षशिला द गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट जो है इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. तक्षशिला जो है नॉर्थ वेस्ट में था. यहाँ पर आपको तक्षशिला मिल जाएगा. हियर इज तक्षशिला. दिस इज़ द गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. सो नॉर्थ और वेस्ट का ये एंट्री पॉइंट था. यहीं से जो एशिया कंट्रीज़ के जो डिफरेंट आफ्टर सम टाइम कई जो विजिटर्स आए तो वो इसी रास्ते से इंडिया में आया करते थे. ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिटी वॉज उज्जैन. उज्जैन जो है दैट वाज अ राउट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक जाने के रास्ता क्या था? उज्जैन से होकर जाता था. और ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी जहाँ पर कौन रहा करते थे? मर्चेंट्स रहा करते थे, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन्स probably lived in this area. So you can locate उज्जैन on the map. Here is उज्जैन, जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक रास्ता हुआ करता था. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब इनके अलावा जो बाकी एरियाज थे वहाँ पर विलेजेस भी थे जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे. इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट हु लिव वेयर पीपल लिव्ड गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हंटेड एनिमल्स फॉर फूड. तो अब ये इतना बड़ा एम्पायर था. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ भी थी, उसके अलावा कुछ विलेज वाले एरिया भी थे और कुछ फॉरेस्टेड एरिया भी थे जहाँ पर जो इंसान जो था दे यूज टू गैदर फूड एंड दे ऑल्सो हंट एनिमल्स फॉर फूड. और ये इतना बड़ा एम्पायर था मौर्यन एम्पायर कि यहाँ पर लोग जो थे दे यूज टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दे यूज टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल. सो अब किस तरह से एम्पायर इज़ डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. एम्पायर जो है दैट इज़ emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms need to be protected by big armies. अब किंगडम थे वो भी बड़े होते थे पर एम्पायर जो थे वो किंगडम से भी ज़्यादा बड़े होते थे. इसीलिए जो भी सम्राट होता था उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती थी और अपने एरिया को, अपने किंगडम, अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी आर्मी रखनी होती थी. ठीक है. तो इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स वर ऑल्सो नीडेड टू कलेक्ट टैक्स. ठीक है. और इसके अलावा आर्मी जो थी वो भी बहुत बड़ी रखनी पड़ती थी. ठीक है. ताकि वो अपने एरिया को फॉरेनर से या दूसरे अटैकर से प्रोटेक्ट कर सकें. एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज सो डिफरेंट पार्ट आर रूल डिफरेंटली. ठीक है. मतलब जो मेन एरिया था जैसे कि पाटलिपुत्र जो थी वो कैपिटल थी, वो राजा के अंडर आती थी. जो एम्परर होता था उसी के अंडर होती थी. और जो बाकी एरिया होते थे उसके लिए डिफरेंट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड. ठीक है. नाउ अब इतने बड़े एम्पायर से राजा खुद से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता था तो उसके लिए उसने डिफरेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट किए हुए थे. वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, चाहे वो फार्मर्स हो, हर्डर्स हो, क्राफ्ट्स पर्सन हो या ट्रेडर्स हो. सबसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे जो कि गाँव में या छोटे शहरों में रहा करते थे. अब अगर पता चलता था राजा को या सम्राट को कि कोई ऑफिशियल गलत काम कर रहा है, कि राजा के ऑर्डर्स नहीं मान रहा है, तो उन ऑफिशियल्स को पनिशमेंट भी दी जाती थी. मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और इनको सैलरीज दी जाती थी. मैसेंजर्स वर
वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। जो मैसेंजर होते थे, संदेशवाहक होते थे, वो जाते थे, उनको मैसेज देते थे राजा का। और जो स्पाइस यानी कि जासूस जो होते थे, वो ध्यान रखते थे कि ऑफिशियल्स जो हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और एम्परर जो था इन सब को सुपरवाइज करता था, इन सब की ऊपर ध्यान रखा करता था। अब अकेला तो रख नहीं सकता, तो उसकी जो फैमिली मेंबर्स होते थे या फिर सीनियर मिनिस्टर्स जो होते थे, जो पुराने मेंबर ऑफ द पैलेस जो होते थे, वो सब उसका ध्यान रखा करते थे। सोच, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा होता था तो राजा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने डिफरेंट ऑफिशियल्स रखे हुए थे। ऑफिशियल्स को डिफरेंट मैसेजेस भेजने के लिए मैसेंजर्स रखे हुए थे, उनको ध्यान रखने के लिए कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने जासूस रखे हुए थे। स्पाइज वर अपॉइंटेड, ठीक है। और ये सब काम करने में रॉयल फैमिली के मेंबर्स और जो सीनियर मिनिस्टर्स थे, ये सब राजा की हेल्प किया करते थे। अब वहाँ पर जैसे कि अभी पीछे पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सिटीज़ हुआ करती थी, तो दीज वर प्रोविंसेस, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या किया जाता था, यहाँ पर भी एक कोई ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता था, और पाटलिपुत्र से जो रॉयल प्रिंस थे, ये एज अ गवर्नर वहाँ भेजे जाते थे, वहाँ के रूल्स को ध्यान रखते थे। और मेनली जो रूल्स जो थे पाटलिपुत्र से सभी तरफ जो है उनको भेजा जाता था, ताकि सभी जगह जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रख सकें। Beside, there were vast areas between these centers. Here, Mauryan tried to control roads, rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources were available, such as tax or tribute. For example, Arthashastra tells us that northwest was important for blankets, South India for its gold and precious stones, and it is possible that these resources were collected as tribute. अब यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया था, सब कुछ ध्यान रखना था, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन का हर चीज़ का ध्यान रखना था, मेंटेन करना था। तो इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे थे, टैक्स से आ रहे थे या ट्रिब्यूट से आ रहे थे। टैक्स जो है, जो कंपलसरी था कि सभी जितने टैक्स तो कंपलसरी होता था कि हर पर्सन के लिए, हर प्रोफेशन के लिए कुछ टैक्स फिक्स किया गया था कि ये टैक्स उस पर्सन ने पे करना है। बट ट्रिब्यूट क्या होता था, ट्रिब्यूट वॉज नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं होता था। एज अ गिफ्ट कोई चीज़ कोई ट्रेडर या कोई फार्मर राजा को दे सकता था। तो यानी कि इन सब रिसोर्सेज के लिए, इन सब ऑफिशियल्स के लिए राजा को टैक्स मिल रहे थे और ट्रिब्यूट मिल रहे थे। अब अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि दैट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था वहाँ पर ब्लैंकेट्स अच्छे मिलते थे, और साउथ इंडिया में गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए वो फेमस था। तो यही रिसोर्सेज जो हैं एज अ ट्रिब्यूट सम्राट को मिला करते थे। सो व्हाट इज़ ट्रिब्यूट हियर? ट्रिब्यूट अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। टैक्स जो थे, दे वर रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट किए जा रहे थे, but tribute was collected as when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly, ठीक है। जो अपनी इच्छा से, मतलब कुछ कंपल्शन होता भी था और नहीं भी, पर लोग राजा को दिया करते थे ट्रिब्यूट। पर टैक्स जो था दैट वाज कंपल्शन, वो देना ही देना था, बट ट्रिब्यूट वाज मोर और लेस विलिंगली लोग देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर मौर्यन एम्पायर में कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर घने जंगल होते थे। ये कुछ एरियाज ऐसे थे कि वो थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। उसके ऊपर राजा का कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं था, बट हाँ कुछ हद तक था। इसीलिए बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड, पर शायद उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राजा को क्या प्रोवाइड करें, एलिफेंट, टिम्बर, हनी, वैक्स, ठीक है। क्योंकि ये फॉरेस्टेड एरिया था, तो जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब राजा को प्रोवाइड करने का काम इन एरिया के लोगों का हुआ करता था। सो यहाँ पर बताया गया कि राजा को अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने ऑफिशियल की सैलरीज के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प है वो कहाँ से मिलती थी, ठीक है। नाउ एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, यानी कि सम्राट और उसकी जो राजधानी हुआ करती थी। अब यहाँ पर मैग्स्थनीज के बारे में बताया गया है
ही वॉज एन एम्बेसडर, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था। ही वॉज द किसने भेजा था? सेल्कस निकेटर ने उसे भेजा था। मैग्स्थनीज वॉज एन एम्बेसडर सेंट बाय सेल्कस निकेटर। एम्बेसडर क्या होता है कि राजा अपने किसी पर्सन को दूसरे कंट्री में भेजता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैग्स्थनीज आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। अब मैग्स्थनीज ने क्या लिखा अब इसके बारे में, इंडियन मौर्यन कैपिटल के बारे में, यहाँ के सम्राट के बारे में। यहाँ मैग्स्थनीज ने लिखा है कि जो एम्परर होता था वो कितनी शान और शौकत से रहता था। जब भी वो किसी पब्लिक प्लेस में आता था तो उसका प्रोसेशन जो होता था बहुत ही ग्रैंड होता था। ग्रैंड एंड रॉयल प्रोसेशन के साथ वो सिटी में आया करता था। और एक सुनहरी पैलेंक्विन, पालकी में उन्हें बैठा कर लाया जाता था। और जो उसके गार्ड्स होते थे वो एलिफेंट्स पर होते थे, विद गोल्ड एंड सिल्वर। उनके हाथ में गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था। मतलब क्या शो कर रहे थे कि हाँ, कि राजा के पास कितनी धन दौलत है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ गार्ड्स ऐसे होते थे जिन्होंने, कुछ बर्ड्स उनके साथ होते थे। मतलब एक झुंड होता था ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स जो राजा के हेड के ऊपर सर्कल करते थे। मतलब ट्रेंड वो दिखा रहे थे कि हाँ, राजा को कितना रॉयल पर्सनालिटी है, ठीक है। और द किंग वॉज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वीमेन। आर्म्ड वीमेन मतलब जो सेना में है विमेन भी होती थी और उनके पास हथियार हुआ करते थे। अब राजा जो है ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, और कोई भी उसको मारने की कोशिश कर सकता था। इसीलिए दैट वो रूल वॉज बिल्ट कि जो राजा है वो खाना खाने से पहले उसकी सर्वेंट्स कुछ अपॉइंट किए गए थे जो उसको टेस्ट करते थे, ठीक है। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। और एक ही बेडरूम, यानी कि महल बहुत बड़ा होता था, बहुत सारे कमरे हुआ करते थे उसमें, तो राजा एक ही रूम में 2 रातों से ज़्यादा नहीं सोता था। वो अपनी मर्जी से रूम चेंज करता होता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, जो कि आज की क्या है, पटना है। उस टाइम पर मौर्यन एम्पायर में पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल, ठीक है। सो जो ये सिटी थी, इट वॉज वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। और इसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार हुआ करती थी जिसमें 570 टावर्स होते थे एंड 64 गेट्स थे। उस पूरी जो वॉल थी जिसने पूरी कैपिटल को सराउंड किया हुआ था, ठीक है। द हाउसेज ऑफ 2 और 3 स्टोरी आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। जो मकान हुआ करते थे 2 स्टोरी, 2 मंजिला या 3 मंजिला हुआ करते थे, जो कि लकड़ी या मड मतलब मिट्टी की बनी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। राजा का महल भी लकड़ी से बना होता था और स्टोन्स कार्विंग, यानी कि जो पत्थर पर खुदाई करके सुंदर सुंदर चित्रों से उसे सजाया होता था। इट वॉज सराउंडेड बाय गार्डन्स एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड। अब इसके चारों ओर क्या होता था, महल में क्या होता था, एक गार्डन होता था जहाँ पर बर्ड्स को भी रखा जाता था। तो यहाँ पर मैग्स्थनीज ने बताया कि राजा जो है ही वॉज हाउ रॉयल ही वॉज, कि उसकी पर्सनालिटी कितनी रॉयल थी कि, और उसकी सिक्योरिटी के लिए कितना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। और पाटलिपुत्र के बारे में बताया है कि वो भी बहुत सिक्योरिटी हुआ करती थी पाटलिपुत्र में भी, जो कि मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अशोका अ यूनिक रूलर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में सबसे फेमस, अगर मोस्ट फेमस रूलर की बात की जाए, वॉज अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, ठीक है। मतलब अगर उसने लोगों को कोई इंस्ट्रक्शंस देनी होती थी तो वो इंस्क्रिप्शंस बनवाता था, खुदाई करके दीवारों पर या पत्थरों पर गुदवाता था, लिखवाता था, ठीक है। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत। प्राकृत में क्यों है? प्राकृत वो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी ताकि लोग उसे इजीली समझ सकें। एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो लिपि हुआ करती थी दैट वाज ब्राह्मी, ठीक है। सो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत में हुआ करते थे, और जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी या लिपि यूज़ की जाती थी दैट वाज ब्राह्मी। अब अशोक की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो था, इंसिडेंट जो कहा जाता है, दैट वाज कलिंग वॉर,
ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट वेयर इज कलिंग। हेयर इज कलिंग। कलिंग ही वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिस लड़ाई के बाद अशोक ने युद्ध करना ही छोड़ दिया था। सो अशोका फॉट अ वॉर टू कनकर कलिंग। कलिंग को जीतने के लिए उसने एक लड़ाई लड़ी। तो इस लड़ाई में ही सो अ ह्यूज वायलेंस एंड ब्लडशेड। बहुत ज़्यादा खून खराबा उसने देखा और उसने यहाँ पर ही डिसाइड किया था दैट ही विल नॉट फाइट एनी मोर वॉर्स। और इंडियन हिस्ट्री में या संसार की हिस्ट्री में ही वॉज द ओनली किंग जिसने हु गेव अप वॉर कॉन्केस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। ये लड़ाई उसने जीत ली थी, फिर भी इस युद्ध के बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। अब क्या वजह थी, क्या अशोक की फीलिंग्स थी? उसने अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग कलिंग वॉर, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है जिसमें बताया गया है कि अशोक ने क्यों ये वॉर छोड़ दी थी, वॉर करने का जो उसका सिस्टम था उसने क्यों छोड़ दिया था। यहाँ पर अशोक कहता है कि 8 years आफ्टर बिकमिंग अ किंग आई कनकर्ड कलिंग। 8 साल राजा बनने के बाद मैंने कलिंग को जीत लिया। कनकर्ड मतलब जीत लिया था। जिसमें क्या हुआ था, अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। 1 लाख 1.5 लाख लोग जो हैं उन्हें कैप्चर किया गया, बंदी बनाया गया। एंड मोर देन अ लैक ऑफ पीपल वर किल्ड। और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो थे देवर किल्ड, मारे गए थे। और इसने मुझे दुख से भर दिया। क्यों? वो कहता है कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड, किसी भी स्वतंत्र राज्य पर अधिकार किया जाता है तो उसमें क्या होता है, लाखों लोग मरते हैं। कई लोगों को प्रिजनर या बंदी बना लिया जाता है। और मरने वालों में कौन कौन होते हैं? ब्राह्मण्स भी होते हैं, मोंक्स भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत प्रिय थे। और उसमें स्लेव्स भी होते हैं, सर्वेंट्स ऑल्सो डाई एंड और लॉस देयर लव वंस। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। मतलब जब भी कोई लड़ाई होती है उसमें कोई ना कोई किसी को खोता है। सो दैट्स वाई आई एम सैड। अशोक कहता है इसीलिए मैं दुखी हूँ और मैंने डिसाइड किया है दैट टू ऑब्जर्व धम्म, धम्म को अपनाने का निश्चय किया है। एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल। और इसके बारे में वह दूसरे लोगों को भी बताना चाहता था। सो आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज़ मच बेटर देन कंकरिंग दैम थ्रू फोर्स। वो कहता है कि धम्म के सहारे, रिलीजियस टीचिंग्स के थ्रू या प्यार से लोगों को जीतना इज़ मच बेटर देन कंकरिंग द वर्ल्ड थ्रू फोर्स। मतलब ताकत के बल पर दुनिया को जीतने से अच्छा क्या है, लोगों के दिल जीते जाएं। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर फ्यूचर। मैं भविष्य के लिए ये मैसेज जो है इंस्क्राइब करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। सो दैट माई सन, माई ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वो, ताकि जो मेरा बेटा है या मेरा ग्रैंड सन है वो लड़ाई के बारे में कभी ना सोचें। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक हाउ टू स्प्रेड धम्म। तो वो कहता है कि इसकी बजाय वो लोग क्या सोचें कि वो धम्म का प्रचार करें। और धम्म क्या है? धम्म इज़ अ प्राकृत वर्ड फॉर संस्कृत टर्म धर्म। संस्कृत के धर्म शब्द के लिए प्राकृत में धम्म वर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि आम लोगों की बोलचाल की भाषा वो यूज़ करते थे, तो इसीलिए धम्म शब्द उन्होंने यूज़ किया। नेक्स्ट इज व्हाट वाज अशोक्स धम्म। अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म जो है दैट डिड नॉट इंक्लूड वर्शिप ऑफ गॉड। किसी देवी देवता की पूजा करने की बात नहीं कर रहे थे या किसी तरह का अनुष्ठान करने की बात नहीं कर रहे थे। अशोक क्या चाहते थे? ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ही ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को, अपनी जो प्रजा थी उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। इसीलिए, और वो जो थे किससे इंस्पायर थे? टीचिंग ऑफ बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो उससे काफ़ी इंस्पायर थे। अब सबसे ज़्यादा चीज़ जो अशोक को परेशान कर रही थी दैट उसकी जो एम्पायर था उसमें जो लोग रहते थे दे यूज़ टू फॉलो डिफरेंट रिलीजन। अलग अलग तरह के धर्म फॉलो कर रहे थे। उनमें काफ़ी जो है गलत फहमियाँ हुआ करती थी। एनिमल्स को की बलि चढ़ाया करते थे। स्लेव्स और सर्वेंट्स को बुरी तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। और इसके साथ साथ
फैमिलीज़ में भी जो है या आपस में आस पड़ोस में भी जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, ये सब जो है अशोक को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो अशोक इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहा था, इसीलिए उन्होंने डिफरेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, जिसको क्या नाम दिया, धम्म महामात्रा, जो कि क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और धम्म की जो टीचिंग्स हैं लोगों को समझाया करते थे। अशोक ने क्या किया था कि इन टीचिंग्स को पिलर्स पर खुदवाया था, लिखवाया था, पर कुछ लोग जो थे देवर इलिटरेट, जो अनपढ़ थे, तो उन लोगों के लिए धम्म महामात्र की क्या ड्यूटी थी कि वो इन टीचिंग्स को, इन मैसेजेस को उनको रीड करके बता सके। इसके अलावा अशोक ने अपने जो मैसेंजर्स थे उसने कहाँ भेजे, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी भेजे, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में भी उसने क्या भेजे थे, अपने ये धम्म महामात्र या धर्म प्रचारकों को भेजा था। अब अशोक जो था, ही वॉज वेरी काइंड किंग, तो इसीलिए उसने सड़कों को बनवाया, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउस बनवाए कुछ कुछ दूरी पर, और इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, दोनों के लिए था। ठीक है, सो अब उसकी टीचिंग्स क्या थी। अशोक का कहना था कि लोग जो है डिफरेंट तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट तरह के रीति रिवाज फॉलो करते हैं। जब वो बीमार होते हैं तब भी कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं, या जब उनके बच्चों की शादी होती है या बच्चा घर में पैदा होता है, या फिर वो किसी जर्नी पर जा रहे हैं, मतलब कुछ भी घर में इवेंट होता है तो वो डिफरेंट तरह के रिचुअल परफॉर्म करते हैं। पर दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, किसी भी तरह से उनका कोई यूज़ नहीं है। इसकी बजाय लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी प्रैक्टिस हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। अब वो क्या प्रैक्टिसेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। आपके जितने भी स्लेव्स हैं या सर्वेंट्स हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, आपको दयालु होना चाहिए, किसी के प्रति इल ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, गंदी तरह से ट्रीट नहीं करना है। जो सभी हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। रिस्पेक्टिंग वॉन्स एल्डर्स, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, हर क्रिएचर, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, इंसेक्ट्स हैं, हर जो लिविंग बीइंग है, हर क्रिएचर जो है उसके प्रति क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मोंग, ब्राह्मण्स और मोंग्स जो हैं वो शिक्षा देते हैं लोगों को, इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, गिफ्ट्स देने चाहिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन, किसी के अपने धर्म की तारीफ करना या किसी और के धर्म की निंदा करना, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन एंड आर्स ऑल्सो। ठीक है, इफ़ वन प्रेजेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अदर्स, वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन, कि कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म की बजाय दूसरे धर्म का अपमान कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने धर्म को भी नुकसान पहुंचा रहा है। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ वन अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। इसीलिए इंसान को क्या करना चाहिए कि हर धर्म की का जो है आदर करना चाहिए। ठीक है।